हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के हमने लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस लेक्चर में हमने अभी तक तीन या चार लेक्चर कर रख चुके हैं। तो उसके अंदर हमने उसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने देखे थे और उसमें एस सी वर्मा का क्वेश्चन का हमने ले रखा था, क्वेश्चंस का वो सब देख रखा था। और जो यूरोडोप के भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस थे वो थे, तो बेसिक से लेके उसमें गए थे। और हमने अब तक एस सी वर्मा बुक से जो क्वेश्चंस डिस्कस किया था वो कुछ क्वेश्चन नंबर आपके 27 तक हमने डिस्कस किया था। आज उसके बाद 27 के आगे क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो दो तीन क्वेश्चन जो एस सी वर्मा की बुक में नहीं है, जैसे रिलेटिव मोशन ऑफ द वेज और उसके लिए, तो उसको भी हम देखेंगे। एक इनका सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन वो फील नहीं आता है कि जो रिलेटिव मोशन वाला जो क्वेश्चन का मतलब पूरा हो गया हो। तो एक क्वेश्चन एक बचा हुआ है, तो उसको आइए फटाफट उसको देख लिया जाए। तो वो क्या है, तो आज उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसमें जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है आपका बच्चों कि फाइंड द एक्स रिलेशन ऑफ रॉड ए एंड द वेज बी इन द अरेंजमेंट shown in a figure if that the ratio of the mass of the wedge to that rod is equal to neta. तो एक neta and the friction between this is negligible, all the surface are. तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये आपको अगर विजिबल है तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें एक जो इंफॉर्मेशन गिवन है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वेज एंड दैट ऑफ द रॉड। तो मास ऑफ द वेज एंड दैट ऑफ द रॉड इक्वल टू नीटा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ द वेज इक्वल टू नीटा टाइम्स ऑफ मास ऑफ द रॉड, इस तरह का ऐसा कह सकते हैं क्या? यही इन्फॉर्मेशन गिवन है। और उसके बाद वो पूछा है कि फाइंड द एक्स रिलेशन ऑफ दिस। तो आपको पिछले लेक्चर में जब आपको मोशन इन प्लेन बताया गया था तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट मोशन बताए थे। तो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर ये आपको बताया था वेज और इसका जो प्रॉब्लम था। तो इसमें देखिए कि रॉड क्या है, ये ऐसा है और ये आपका वेज है। तो जैसे जैसे रॉड नीचे की तरफ आएगा तो ऑल द सरफेस आर क्या है, स्मूथ है। तो ये इधर की तरफ जाएंगे और रॉड नीचे की तरफ आएंगे। तो हमें उसी का एक्स रिलेशन बताना है कि एक्स रिलेशन ऑफ वेज और एक्स रिलेशन ऑफ रॉड इस तरह का ऐसा होगा। तो इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो या तो आपको वहाँ पर मैंने जो बताया था रिलेटिव मोशन से या से ही कि उसको कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर हम मतलब कि इस तरह का अगर क्वेश्चन करने के लिए जो कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं किस लॉ से वो दोनों कनेक्टेड हैं। तो अभी क्या होगा कि वर्टिकल मोशन इधर हो रहा है रॉड का और हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है किसका, वेज का। तो इन दोनों में एक रिलेशन है। तो और उससे पहले वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वाई डिक्रीज हो रहा है और एक्स इंक्रीज कर रहा होगा, ये जा रहा होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि tan अल्फा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये चीज़ यहाँ से तो बोल ही सकते हैं क्योंकि अल्फा वहाँ पर मेंशन है और वाई है और एक्स ऐसे। और नहीं भी बोला जाए तो हम उसको जब केवल एंगल ही बोला जाए तो हम ऐसा सोच सकते हैं। तो अब और यहाँ पर एक्स tan अल्फा इक्वल टू वाई ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अल्फा तो बच्चों कांस्टेंट होगा और एक्स और वाई में चेंज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो tan अल्फा को तो टच नहीं करेंगे डिफ्रेंशिएशन करते समय। तो एक्स को जब डिफ्रेंशिएशन यानी पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वहाँ से हमें टाइम मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि और दो एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा बच्चों, एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा और वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। सो एक्स को अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस tan अल्फा इक्वल टू d2 dt2 ऐसा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, d2x वो किसका है, रॉड का, नीचे की तरफ आ रहा है सॉरी d2x सॉरी, तो d2x किसका है, वेज का। तो AW में क्योंकि x चेंज कर रहा था तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स रिलेशन ऑफ वेज d2x वाला ये वाला पार्ट, क्योंकि x में जा रहा है ना और रॉड ऐसे आ रहा है तो इंटू tan अल्फा इक्वल टू एक्स रिलेशन ऑफ रॉड। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे क्या, AW इक्वल टू tan अल्फा। तो यही चीज़ आपको यहाँ से गेट अवे मतलब आप क्या लेकर जा सकते हैं इस क्वेश्चन से, तो ये चीज़ आपको सिखाने की कोशिश करा। बाकी तो लॉज ऑफ मोशन है, अब तक के लेक्चर में जितने भी हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में गए हैं तो वो सब का अब कॉन्सेप्ट आएगा।
एक्स्ट्रा चीज़ आपको यही सीखना था। देखिए, तो आ जाइए इसमें कि जैसे कि एक वेज बना लेते हैं इस तरह का, और रॉड ऐसे आ रहे होंगे, और यहाँ पर इसको वॉल से ऐसा कंस्ट्रेंट किया है कि रॉड इधर उधर नहीं जाए, वर्टिकल ही जाए, इसके कहने का मतलब ये है। तो मान लीजिए रॉड का मास m है, ठीक है, मास ऑफ रॉड और मास ऑफ वेज ऐसे दिखा लेते हैं। तो आप सोचिए कि ये ऐसे आ रहा होगा, डाउनवर्ड आ रहा होगा, तो कौन लेकर आ रहा होगा उसको? अपना ग्रेविटी। उसका जितना भी रॉड का मास होगा, ग्रेविटी के लिए ऐसे कर रहा होगा। अच्छा, और उसको रोक कौन रहा होगा? ये वेज। उस पर जैसे इस कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट इस तरह का, ऐसा फोर्स लगा रहा होगा। तो वेज, इसको रॉड को ऐसा हम बना ले, क्या, मास ऑफ रॉड टाइम्स ऑफ जी और इनटू नॉर्मल फोर्स, ऐसा। नॉर्मल फोर्स को कौन मूव करा रहा होगा बच्चे? सॉरी, वेज को कौन मूव करा रहा होगा? ये नॉर्मल फोर्स जो ये लगा रहा होगा इसका, तो ये वाला कंपोनेंट। कौन वाला कंपोनेंट? जैसे कि मान लीजिए कि इसको मैं और ऐसा बना लूँ कि यहाँ से अल्फ़ा है, तो यहाँ से ये चीज़ अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा और फिर ये वापस अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसका नॉर्मल का जो देखेंगे तो n कॉस अल्फ़ा होगा, और नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट इधर होगा n साइन अल्फ़ा। तो n साइन अल्फ़ा जो होगा वो वेज को मूव करा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो सबसे पहले तो यही लिख ले कि n साइन अल्फ़ा इक्वल टू एक्सेलरेशन मास ऑफ वेज टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक है बच्चों, ये चीज़ n साइन अल्फ़ा इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स तो वही लग रहा है इसको करने वाला। ये सोच रहे कि इधर लग रहा तो इधर वो कैसे गया? स्यूडो फोर्स तो है कोई नाम की चीज़, तो उससे आप उसी वेज पे भी जाके बैठ कर जब रियलाइज़ करेंगे तो आपको ऐसा जाते हुए दिखाई देगा। तो n साइन अल्फ़ा इक्वल टू m ओमेगा, सॉरी m ऑफ मास ऑफ वेज इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज, इस तरह का ऐसा होगा। अब n कॉस अल्फ़ा माइनस, अच्छा फाइनली वो तो रॉड नीचे आ रहा है, तो n कॉस अल्फ़ा क्यों होगा? नेट फोर्स क्या होगा बच्चों इस रॉड के लिए? मास ऑफ रॉड ग्रेविटी ऐसा माइनस n कॉस अल्फ़ा होगा, ठीक है, मास ऑफ रॉड mrg माइनस n कॉस अल्फ़ा इक्वल टू मास ऑफ रॉड टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, ठीक है। और साथ में एक इक्वेशन आपके पास क्या आया था? ये वाला क्या था इसका वैल्यू? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में था, मतलब कि यहाँ से tan अल्फ़ा इक्वल टू y बाई एक्स था, तो y इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा, तो y को डिफ्रेंशिएट किए तो y वर्टिकल डायरेक्शन में रॉड का है और x इधर जा रहा है तो ये वेज का है। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इक्वल टू AW tan अल्फ़ा, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इक्वल टू AW tan अल्फ़ा, इस तरह का ऐसा होगा। ये तीन बातें। तो अब हमें और एक, अच्छा अभी अननोन क्या है? AR है, AW है, और क्या है बच्चों? बस, तो AR AW है, और नॉर्मल फोर्स भी मान लीजिए एक है, तो वो उतना परेशान नहीं करेगा, वो तो निकल जाएगा। तो तीन इक्वेशन है और दो ही अननोन है। हमसे AR और AW ही पूछा गया है ना। और एक चीज़ और था कि जो MR आप देख रहे होंगे, मतलब कि मास ऑफ रॉड अपॉन या मास ऑफ वेज इक्वल टू नीटा टाइम्स ऑफ मास ऑफ रॉड, आप ये भी इसको भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर इसको सॉल्व करने में यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या किया जाए कि n को हटा दे, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास ऑफ रॉड इंटू जी माइनस, इज विजिबल? यस विजिबल। मास ऑफ रॉड माइनस n कॉस अल्फ़ा, तो n के जगह पर क्या करें? मास ऑफ वेज एक्सेलरेशन ऑफ वेज अपॉन साइन अल्फ़ा, और इंटू यहाँ से कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? मास ऑफ रॉड और एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, इस तरह से। तो सबसे पहले तो ये लोग क्या हो रहे होंगे? कॉट अल्फ़ा हो रहा होगा, कॉट अल्फ़ा हो रहा होगा। तो मास ऑफ रॉड इंटू जी MW AW इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल टू MR AR, इस तरह का ऐसा कुछ होगा।
ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ से बच्चों? ठीक है, हमें कुछ ए आर चाहिए तो ए आर ले सकते हैं, क्योंकि ए आर तो यहाँ पर ए डब्ल्यू को रिप्लेस कर ले क्या, या ए आर को ही रिप्लेस कर देते हैं तो ए डब्ल्यू फटाफट आ जाएगा। तो मास ऑफ रॉड इंटू जी माइनस, आप उसको उधर लेके चले जाइए तो वहाँ से कितना हो जाएगा? ए डब्ल्यू के जगह ए आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए डब्ल्यू टैन अल्फ़ा, इसके जगह पे एम आर के जगह पे ए आर टैन अल्फ़ा, और ये वाला इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम डब्ल्यू, अच्छा रुको एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको, ये बेसिकली स्पेस कम हो रहा है ना तो इस चलते ऐसा वो आगे ऊपर नीचे देखने में, क्योंकि अगर ए रहता तो फिर सामने लिख पाते। तो खैर एम आर इक्वल टू ए आर, मास ऑफ रॉड उसके जगह पर ए डब्ल्यू टैन अल्फ़ा ऐसा हो जाएगा, प्लस और ये वाला पूरा आपका पूरा उठकर उधर चला जाएगा। तो एम डब्ल्यू दिख रहा है ना, एम डब्ल्यू ए डब्ल्यू कॉट अल्फ़ा, ऐसा है बच्चों। ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर है। तो वहाँ से क्या करेंगे कि अगर ए डब्ल्यू आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा तो ए डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू मास ऑफ रॉड टाइम्स जी अपॉन, ये पूरा इसको डिवाइड कर दीजिए, तो मास ऑफ रॉड टैन अल्फ़ा प्लस मास ऑफ डब्ल्यू कॉट अल्फ़ा, ये आया बच्चों। एक अभी और कलाकारी करना है, वो कलाकारी क्या है? ये वाला कि जहाँ पर एम डब्ल्यू इक्वल टू है वहाँ पर नीटा टाइम्स ऑफ एम आर लिखना है। तो जहाँ पर एम डब्ल्यू है, एम डब्ल्यू यहीं पर है, तो नीटा टाइम्स ऑफ, इसको अगर क्या लिख लें? एम आर लिखना है ऐसा। तो आप इमेजिन करिए, तो वहाँ से कॉमन जब लेंगे तो एम आर और इसका एम आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? जी अपॉन जी अपॉन टैन अल्फ़ा टाइम्स नीटा कॉट अल्फ़ा। मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर इसका, ये चीज़ कि ए डब्ल्यू इक्वल टू जी अपॉन नीटा टाइम्स कॉट अल्फ़ा प्लस टैन अल्फ़ा, ये चीज़। तो ये हमारा एक्सलेशन ऑफ वेज का आ गया। अब हमें क्या चाहिए था? ए आर। तो ए आर में तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे लिख दूँ क्या इस फ्री बॉडी डायग्राम को हटाकर? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ इस फ्री बॉडी डायग्राम को। तो आपको ये चीज़ आज नहीं मिलेगा जो मैं आपको देता था स्पेस की, चलो अब लिख लो। तो ये वाला आप पीछे जाके वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बच्चों, ये इसलिए कि इम्पॉर्टेंट है, उसका था डायग्राम, तो पीछे जाना वहाँ पर मिल जाएगा। तो खैर यहाँ से देखिए ए आर इक्वल टू ए डब्ल्यू टाइम्स टैन अल्फ़ा, तो जी टैन अल्फ़ा नीटा कॉट अल्फ़ा इंटू टैन अल्फ़ा। अब थोड़ा बहुत उसका फॉर्मेट अलग अलग है, मतलब हर बुक में उसका अलग अलग है रहता है। तो यहाँ पर जी टैन अल्फ़ा इक्वल टू है, तो कहे कि आंसर तो नहीं आया आपका, तो कुछ और आया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टिग्नोमेट्री करिएगा, टैन अल्फ़ा को कॉमन लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जी 1 प्लस नीटा टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आप टैन अल्फ़ा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो एग्जैक्टली यही मिलेगा। तो रॉड के लिए तो ये तो खैर मेहनत वाला काम चल रहा था, ये सब कि जितना इसको पुट करना, ये करना, वो करना, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। इम्पॉर्टेंट है इसका ये, इसका जान और आत्मा जो है ना यहाँ पर फंसा हुआ है, कि ये आपको लेकर आना था। एम डब्ल्यू इक्वल टू नीटा टाइम्स ऑफ एम आर, मतलब अगर लॉज ऑफ मोशन जानते हैं और मेरा लेक्चर आपने सुना हुआ है तो ये तो काम आप कभी भी कर सकते हैं। जो ये जो फिगर आउट मतलब उसका इक्वेशन लिखने वाला काम, तो उतना तो आप अगर 3-4 लेक्चर सुनने के बाद ये सब आसानी से आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। तो मेन ये थे ये 3, और उसमें भी इसको डिस्कवर करके लाना। बाकी का तो वो डेटा है और उसको आप डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं और उसका आंसर लेकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन इसके लिए था। अब आइए, अच्छा इस बार लिखने के लिए थोड़ा बहुत आपको कर लेंगे, ये चीज़ लिख लो, ये आपको काम आएगा। तो इसके लिए 30 सेकंड का समय देता हूँ, लिख लीजिए।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें क्या करें कि ब्लॉक बी एंड सी ये विजिबल होगा या नहीं होगा, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा। इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट है इसका कि एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ब्लॉक यहाँ पर है, दोनों इक्वल मास के हैं। एक यहाँ पर है θ2 और एक यहाँ पर है θ1, इस तरह का है। तो स्ट्रिंग बदलेगा तो ऑब्वियसली टेंशन T1 अलग अलग होगा और T2 अलग अलग होगा ये। और यहाँ पर फोर्स लगा रहा है F = mg का, इस तरह का है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या है कि द ब्लॉक बी एंड सी जो 2 मार्क किया हूँ, इन अ फिगर हैव अ मास m each, स्ट्रिंग AB एंड BC इज द लाइट एंड हैविंग अ टेंशन T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। और लाइट क्यों बोला, मतलब मास नहीं लेना है क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन सेम हो, इसलिए ऐसा बोला। ठीक है, तो ठीक है। सो द सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम विद द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स mg एक्टिंग ऑन C। तो हमें ये सब बताना कि tan θ1 = 1, tan θ2 = ½ tan T1 = √5 mg, T2 = √5 mg। इसमें क्या क्या होगा, तो आइए जो आपको मैंने सिखाया है उसको तो ले लिया जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर मेसी हो जाएगा बच्चों, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि वो चीज़ नेक्स्ट उसमें बना लेता हूँ। यहाँ से ऐसा है कि ये चीज़ ब्लॉक ऐसा है, एक करके बना लेते हैं। जैसे इस ब्लॉक बी की कहानी लिख लेता हूँ पहले। नीचे वाला है बी एंड सी है, ए ऊपर की तरफ है, बी और सी 2 ब्लॉक है। ठीक है, तो इस सी की कहानी पहले लिख लेता हूँ। सी में क्या कह रहा है कि mg डायरेक्टली लग रहा होगा, आप देख रहे होंगे, एक फोर्स F = mg। अच्छा मैं बीच में आ जा रहा हूँ, नहीं देख पा रहे हैं। F = mg, इस तरफ में एक फोर्स लगा रहा है सेम उसके लिए। तो सी वाले में इधर यहाँ पर एक ऐसा T2 है, क्योंकि उसमें क्या बोल रखा है, T2 इसका स्ट्रिंग का है, ये T2 है और mg ऐसे लग रहा होगा। और उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा। तो अब देखिए कि हवा में कैसे कलाकारी कर रहा है कि एक T2 इधर लग रहा है और mg को भी बैलेंस कर रखा होगा। तो उसमें एंगल एक और है कि यहाँ पर θ2 है, तो वर्टिकल से देखेंगे तो ये θ2 हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर ऐसा वर्टिकल से ये θ2 हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं क्या, बताइए। तो T2 का जो एक कंपोनेंट आप लेंगे इस तरफ में, तो कितना हो जाएगा, T2 cos θ2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, T2 sin θ2, इस तरह का होगा क्या। टेंशन का अगर एक कंपोनेंट इसको करेंगे तो ऐसा ही बैलेंस हो रहा होगा। और एक चीज़ तो कहेगी T2 cos θ/2 कैसे हो गया, मेन इसका इंपॉर्टेंट पार्ट तो लिया नहीं, mg, यस ग्रेविटी, वो भी तो डाउनवर्ड होगा। तो देखिए हर फोर्स किसी के ना किसी को बैलेंस करता है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस सी वाले के लिए, सी का फ्री बॉडी डायग्राम था ऐसा। अब ऐसा ही हम इसके बी के लिए बना लें, ये जो ब्लॉक बी वाला है तो इसके लिए बना लें। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऐसा इसमें T1 है, वर्टिकल से देखेंगे तो थीटा हो जाएगा, mg ऐसा हो जाएगा, और इसमें आप इस डायरेक्शन में इसको T2 ऐसा फिल कर रहा होगा। यही 3 फोर्स लग रहा होगा ना, यहाँ पे T1 लिख लेते हैं हम, T1 लग रहा होगा। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया जाए, ये T1 है, फिर तो कलर बदल जाएगा। T1 है और यहाँ से T2 है ये चीज़, और ये आपका mg है, इस पर 3 फोर्स सही लग रहा होगा। और वहाँ पर वो θ1 है बच्चों, और ये आपका θ2 है। इसमें यही डिफ़िकल्टीज़ है इस क्वेश्चन के करने। डिफ़िकल्टी तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, मतलब कि जो अननोन बना दिया ना, तो इस चलते न्यूमेरिकल वैल्यू से और जो सिंबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही डिफरेंस होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू फटाफट आप उसको निकाल लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो ये इस तरह के जो वैल्यूज़ होते हैं तो सिंबल वाले उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा लाइट लग रहा है, कम है क्या फोकस। अच्छा चलो कोई नहीं, अब तो आपके लिए तो ठीक है, मैं देखूँ या ना देखूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए T2 ऐसा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है,
T2 साइन थीटा 2, बोलिए इस T2 का, और इस mg कहीं इधर T2 कॉस थीटा 2, ऐसा। T1 का एक कंपोनेंट देखा जाए तो T1 साइन थीटा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि थीटा 1 ऊपर से, तो ये उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और उसी के साथ लगा हुआ वाला कंपोनेंट T1 साइन थीटा 1, इस तरह का कुछ होगा क्या? तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हुआ इसके लिए, FBD4 इसका इस B। तो इसको बार बार देखिएगा, हो सकता है कि मेसी हो, तो पीछे जाके फिर से वीडियो में देखो कैसे कैसे के टर्म आया है, क्या क्या बोल रहा हूँ। साइड बाई साइड में आप भी एक कॉपी पेन लेकर उसको बनाते रहिए कि इधर F फोर्स लगेगा, यस लगेगा, तो फिर उसको जो ब्रेक किया गया उसको फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इक्वेशन लिखने चलें तो पहले मान लीजिए कि चलो इसी का लिख देते हैं पहले। तो T1 साइन थीटा 1 इक्वल टू वहाँ से कितना है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, उसने एक कीवर्ड बोला है ना, ये चीज़, इसी से सब मामला बदल जा रहा है। इस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम का मतलब इस नेट फोर्स विल बी जीरो ऑन द ब्लॉक। सो T1 साइन थीटा 1 इक्वल टू T2 साइन थीटा 2, ऐसा होगा क्या? और T1 साइन थीटा 1 अगर हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, वर्टिकल वाले में कितना हो जाएगा mg प्लस T2 कॉस थीटा 2, इस तरह का। इसका तो कहानी ये हुआ बच्चों। बताइए, T1 साइन थीटा 1 वर्टिकल लग रहा है और दो फोर्स नीचे की तरफ, इसका मास mg, और T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 कॉस थीटा 2 वो लग रहा था, तो ये दोनों तो लग गया। अब इसके लिए देखिए C वाले के लिए, तो T2 कॉस थीटा 2 इक्वल टू mg है ना, और T2 साइन थीटा 2 इक्वल टू भी mg है। ओ, तो इससे आसान क्या चाहिए, इन दोनों को स्क्वायर करके सम करेंगे तो ए थीटा विल बी डिसअपियर, क्योंकि T2 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस T2 साइन स्क्वायर थीटा 2, when will you T2 take common, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 विल बी 1, तो हो गया 1। ठीक है, तो अच्छा 1 हुए तो हमें थीटा बाई थीटा 2 का भी वैल्यू भी पता चल गया बच्चों। इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा 2 इक्वल टू mg। तो थीटा 2 इस इंफॉर्मेशन से यहीं पे लिख देता हूँ क्या क्या मिला। इस थीटा 2 इज़ 45 डिग्री, ठीक है, तो T2 इक्वल टू mg√2, स्क्वायर करके सम करेंगे तब भी वो हो जा रहा होगा। ये दो चीज़ें डिस्कवर किया। अच्छा, अब देखिए कि इधर आते हैं कि T1 साइन, तो इसका T1 साइन थीटा 1 का T2 का वैल्यू हमें पता है क्या, mg√2 है। T2 का वैल्यू mg, और T2 साइन थीटा 2 का रेडीमेड वैल्यू ही mg है यहाँ से। तो T1 साइन थीटा 1 इक्वल टू कितना हो गया, mg, ठीक है, और T2 कॉस थीटा 2 का भी वैल्यू कितना है, यहाँ पर mg है, तो mg प्लस mg कितना हो गया, 2mg, और यहाँ से T1 साइन थीटा 1 ये है, ठीक है। ये T1 साइन थीटा 1 दोनों क्यों हो रहा है, T1 साइन थीटा 1, ओह इसका T1 साइन थीटा 1 यहाँ पर बच्चों, हाँ तो इसीलिए कहते हैं कि ये कैसे होगा, T1 साइन थीटा 1 यहाँ पर बच्चों ये थीटा 1 था, तो T1 कॉस थीटा 1 होगा, तो T1 कॉस थीटा 1 है ये चीज़। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम लोग तो बोल ही रहे थे, ठीक है बोल रहे थे, तो अब यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, T1 कॉस थीटा 1 इक्वल टू mg T2 कॉस थीटा 2। तो यहाँ से अब अगर आप देखेंगे तो T1 कॉस थीटा 1 का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि इसी में T2 कॉस थीटा 2 का वैल्यू कितना था, इस mg, और mg था तो 2mg हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, T1 कॉस थीटा 1 है, ना कि साइन थीटा है, कॉस, ठीक है। तो ये देखिए ये ऐसा हुआ, और T1 साइन थीटा का वैल्यू भी है इसके साथ ऐसे, तो इन दोनों को फिर से वही काम करें जो वहाँ पर स्क्वायर करके सम किया था, T1 साइन थीटा 1 का स्क्वायर और T1 कॉस थीटा 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से mg का स्क्वायर और यहाँ पर 2mg का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर g स्क्वायर
प्लस mg²। समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख देता हूँ, T1 साइन थीटा 1 का स्क्वायर प्लस T1 कॉस थीटा 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर m²g², और यहाँ से 4mg², तो कितना हो गया 5m²g²। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा, सॉरी स्क्वायर तो अभी या चलो T1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि वो तो गायब ही हो गया होगा ना बच्चे। T1² कॉमन लेंगे तो sin² थीटा 1 और यहाँ से cos² थीटा 1, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो T1 का वैल्यू इतना आ गया। तो यहाँ से T1 का वैल्यू आ गया कुछ अंडर रूट 5mg, ये चीज़ T1 का वैल्यू अंडर रूट 5mg। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही एक है T1 इक्वल टू रूट 5mg। कॉस थीटा 1 का वैल्यू 1 है। अब इसको मल्टीपल करेक्ट अगर इसमें डालना होता तो थीटा 2 का वैल्यू यहाँ दे देता तो इसका 1 हो जाता, लेकिन नहीं है। और इस तरह से कुछ कुछ पूछ देता, T1 का वैल्यू रूट 5mg, T2 का वैल्यू पूछ रहा, T2 का एक्चुअल दे देता, तो मोर देन वन चॉइस करेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता था। तो इसके लिए आइडियल क्वेश्चन था। तो ऐसा जेईई एडवांस में आपको दिख सकता है। मतलब ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि यही आएगा, अगर आएगा इस पर तो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे कुछ 2 क्वेश्चन जो हमने इसको आपको बताया, डिस्कस किया। कि चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं हट जाता हूँ 30 सेकंड के लिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और साथ ही साथ क्या बोल रहा था, हाँ पहले लिखो तो फ्री माइंड होकर। ठीक है, अब आइए हम लोग SC वर्मा के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार है। इसमें क्या कर रहे है कि विजुअल होगा या नहीं, तो फिर हाँ ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि लेट 1 kg m इक्वल टू 2 kg और m इक्वल टू, और क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है, अपना बुक में अपना ले लूँ, एक क्वेश्चन नंबर है 28, 13 यहाँ का मार्किंग का है, मतलब इस नेक्स्ट स्लाइड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 है SC वर्मा का, SCV, इस क्वेश्चन नंबर 28। तो वहाँ पर 28 में जाएंगे तो एक यहाँ पर फिगर भी है। तो फिगर क्या है मैं बना देता हूँ कि एक किस तरह का पुली है, और इस पुली से एक यहाँ पर मास है अटैच, इस 1 kg, M1 बेसिकली बोल रखा है, तो M1 इक्वल टू 1 kg यहाँ के लिए बोल रखा है। और यहाँ से लिए कुछ M2 है 2 kg, और ये है 3 kg, इस तरह का है। ठीक है, M2 2 kg और ये है 3 kg, 2 और M3। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका कि द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हाँ ये है, लेट M1 1 kg 2 kg 3 kg, जो यहाँ पर फिगर में बोल ही रहा है। फाइंड एक्सलेशन ऑफ M1 M2 M3, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली इज M1 is 20 cm, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द स्ट्राइक द पुली। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल का मैंने बताया था पीछे के लेक्चर्स में। यहाँ पर क्या था कि जो हैंग कर रहा है तो यहाँ पर ऐसे कर दिया है, ये वाला चीज़ यहाँ पर ऐसे कर दिया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से देख लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अभी आइए फ्रेशली, चलिए नहीं देखे कोई बात नहीं, तो वहाँ से देख कर आएंगे तो आपको एक सेंस बनाएगा। तो आइए पहले इन लोग का आरती उतारा जाए। तो उसमें क्या होता था बच्चों कि इसमें मैं बोल देता था कि सपोज ये एक्सेलरेशन से, या A0 एक्सेलरेशन कह दीजिए इसको, से ऊपर जा रहा होगा, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर A0 से ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली हैवियर है, 2 kg 3 kg ब्लॉक है, तो हैवियर है तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, इसमें भी स्लाइडिंग हो रहा है क्या, मान लीजिए कि A से ये नीचे की तरफ आ रहा है और A0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सॉरी A से ही बोलना पड़ेगा ना, A से, ये A से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 2 kg का, वो तो ऊपर की बजाय तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है, तो A0 माइनस A होगा इसका 2 kg का रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या लिख लें, A0 माइनस A से डाउनवर्ड हो रहा होगा। और ये वाला, इसकी अगर बात करें तो A0 प्लस A से वो भी नीचे की तरफ आ रहा होगा। कौन, 3 kg वाला। समझ में आया क्या मैंने बोला,
सपोज ए नॉट से ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये 2 kg 3 kg वाला सिस्टम नीचे की तरफ आ रहे होंगे, और आपस में भी वो क्या हो रहा है, 3 kg नीचे और 2 kg ऊपर हो रहा होगा। तो इस तरह की बातें कुछ हो रहा होगा, ए नॉट माइनस ए और यहाँ पर ए नॉट प्लस ए, इस तरह की बातचीत है यहाँ पर है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ का देखिए कि ये चीज़ ये है, तो इसको तो पहचान लिए होंगे कि इसमें टेंशन कुछ एक तरह का लगेगा और वहाँ पर टेंशन अलग लगेगा। तो इसको कह लीजिए T1 T2, सॉरी T1 T1 कह लीजिए, और यहाँ का कह लीजिए T नॉट ऊपर के लिए। तो इसके लिए तो ये सब कुछ ऑन है हमारा। अब इसका इक्वेशन मतलब यहाँ पर एक फटाफट ये लिख लो, T नॉट इक्वल टू 2T1, ये आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बस ये चीज़ आपको बस कंसीडर करना था। इक्वेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर और फिर उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ये आपको समझ में आया क्या? अगर ये समझ में नहीं आया तो सब बेकार है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है कि ए नॉट से 1 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पूरा सिस्टम जो 2 kg और 3 kg वाला है वो डाउनवर्ड आएगा क्या? तो आएगा, तो ऐसा होगा। तो उसमें भी फिर क्या होगा कि हम जानते हैं कि एडवुड मशीन अपना वो काम कर रहे होंगे, 2 kg वाला ऊपर 3 kg वाला नीचे, तो 2 से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ए नॉट से जा रहा, तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, ए नॉट माइनस ए। और यहाँ पर 3 kg वाला का ए से नीचे जा रहा होगा और ए नॉट से इसको नीचे की तरफ भेज रहा होगा, तो दोनों ए नॉट प्लस है। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं रिलेटिव मोशन वाले में कि दोनों का एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो सर हम वहाँ प्लस कर देते। सेपरेशन नहीं कर रहा बच्चों, वो पूरा का पूरा सिस्टम ही नीचे आ रहा है। जैसे नदी वाला प्रॉब्लम था ना, रिवर वाला, कि उसमें रिवर ही फ्लो करता है, तो बोटमैन उस पर अगर देखते हैं तो उसका क्या रहता था, या जैसे स्लेटर वाला सिस्टम, मतलब धरती ही जब चलने लगे तब क्या करेंगे, तो उस तरह का है, वो पूरा का पूरा नीचे आ रहा है। तो ए नॉट माइनस ए से नीचे की तरफ आ रहा है और ए नॉट प्लस ए से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, 1 kg वाले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, पहले 1 kg का। तो यहाँ पर कितना होगा कि इसको कौन लेकर जा रहा होगा ऊपर, टी नॉट, तो यहाँ से इसको क्या लिख लें, टी नॉट माइनस 1 kg है तो इसको केवल जी लिख लेता हूँ, इसका ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा होगा नीचे की तरफ ऐसा, तो जी और इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू ए नॉट। इक्वेशन नंबर 1 होगा क्या? ठीक है। दूसरा देखिए कि 2 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखें तो नीचे की तरफ आ रहा होगा 2g माइनस, ओवरऑल नीचे की तरफ आ रहा होगा 2g माइनस T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट माइनस ए। इक्वेशन नंबर 3, सर इक्वेशन नंबर 2, अच्छा एक ऑलरेडी वहाँ पर कंसीडर मैं कर रहा हूँ इसलिए, तो 3g माइनस T1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए नॉट प्लस ए, इस तरह का बताइए। तो इन तीनों को अगर ऐड करूं मैं, इन तीनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? तो ठीक है, वो देखो, अच्छा पहले तो आपको बता दूं कि आपका जीवन आसान कर दे थोड़ा। ये 4 इक्वेशन है बच्चों, ये टी नॉट इक्वल टू 2T1 और इसके अलावा ये, तो 4 इक्वेशन है। अननोन कितने हैं? ए नॉट है, ए है, टी है, टी नॉट है, T1 है और टी नॉट है। तो इससे आसान जीवन क्या होगा कि 4 इक्वेशन और 4 अननोन, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता ना। बाकी तो फिर मैकेनिकल काम है, फिर आपको पॉलिशिंग करने की अपने आप में ज़रूरत है। 4 इक्वेशन है तो हाउ क्विकली यू आर फाइंडिंग योर आंसर इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस साइड। तो आपका मतलब मैथ में कितना हाथ साफ है उस पर डिपेंड करेगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए अगर देखें। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि इन सबको ऐड कर दो, तो वहाँ पर टी नॉट के जगह पे 2T1 इमेजिन करिए, तो यहाँ पर होगा 2T1 और यहाँ से माइनस T1 है। तो अगर ऐड करेंगे तो ये सब क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज करिए कि टी नॉट के जगह पे 2T1 है, तो 2T1 और यहाँ से माइनस T1 तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 2G 3G तो कितना हो गया 5G, और यहाँ से एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 4G। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, चलो इसको अलग ही करते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि अभी वो कैलकुलेशन वो फैलेगा, क्योंकि 4 अननोन है ना, तो 4 को लाने में थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो खैर इसमें हम देखते हैं कि उधर क्या आ गया था बच्चों, इन सबों को करने में 5G, ये तो 5G आया नहीं है, आने वाला है। 5G से मतलब समझ रहे हैं, 4G की तरफ मेरा इशारा है, 4G 5G। तो 5G और एक टी नॉट तो चला गया। अच्छा 5G माइनस जी था, ओ ठीक है, हम 4G में ही हैं अभी, माइनस जी और इक्वल टू ये चीज़ ए नॉट 3 A0 A0 2 A0 3 A0, तो कितने हो गए 6 A0 और यहाँ से माइनस 2A और प्लस 3A, तो कितना हो गया, इन सबको ऐड करेंगे तो प्लस A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लिया जाए,
6a0 प्लस ए, ये चीज़ 6a0 क्योंकि -2 है +3 है तो एक तो ये आ गया। तो इक्वेशन अभी देखा जाए इसको ध्यान से तो क्या क्या मिला, 4g इक्वल टू 6a0 प्लस ए। तो एक हमें a0 और a में रिलेशन और चाहिए, a0 और a में, तो इन्हीं दोनों को आपस में कर ले माइनस, जैसे कि 2g माइनस t1 है और 3g माइनस t1 है, तो इसको अगर माइनस करेंगे आप तो माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2g माइनस 3g माइनस जी होगा, ये विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, 2g माइनस इतना होगा और यहाँ से 2a0 माइनस 3a0 तो कितना हो गया बच्चों, -a0 हो गया। ये -2 और -3 तो कितना हो गया, -5a। तो हम ये एक माइनस को हटा लेते हैं, तो यहाँ से कितना मिल गया, a0 प्लस 5a इक्वल टू जी, ये इक्वेशन बच्चों, बस हमारा काम हो गया। g इक्वल टू a0 प्लस 5a, g इक्वल टू 5 क्या था, a0 प्लस 5a, a0 प्लस 5a, तो यहाँ पर लिख लिया जाए a0 प्लस 5a। तो बस ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। तो क्यों ना इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, अच्छा लिख देता हूँ अलग से, 4g इक्वल टू 6a0 प्लस a इक्वल टू 6g और ये कितना हो जाएगा 6a0 प्लस 30a, इस तरह का माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कितना हो गया -2g, 6a0 अपने घर गए और यहाँ से -29 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2g ओवर 29, ये g और 9 का अपना देखिएगा, a का वैल्यू ऐसा है, अपना देखिएगा मतलब नहीं आप ही को मतलब करना है या मुझे ही बताना है, 2g/29 a का वैल्यू आया बच्चों। तो अब हमें a का भी वैल्यू चाहिए, सॉरी a का तो वैल्यू आ गया, a0 का वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना इस बार a0 को किया था हमने, हाँ a0 को किया था, ठीक है, इस बार a को कर देते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू पुट करना थोड़ा सा वो है हेक्टिक, तो इसको ही कर लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें और इसमें 1 का कर देते हैं, तो कितना हो गया 20g इक्वल टू 30a0 प्लस 5a और यहाँ से हो गया g इक्वल टू a0 प्लस 5a, तो इसको अगर माइनस 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 करेंगे तो 5a चला गया, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों 29a0 इक्वल टू 19g, तो a0 इक्वल टू 19g अपॉन 29, a0 का वैल्यू आ गया, तो देखिए a0 का वैल्यू 19g/29 हो गया और a हो गया। तो अभी तो उसमें से फर्स्ट ब्लॉक का वैल्यू क्या था बच्चों बताओ, ये इस a0 था, 1 kg का a0 लिया था ना हमने, a0 से ऊपर गया था ये वाला ऐसा, और बाकी इन लोग का कितना था 2 kg से नीचे की तरफ था a0 माइनस ए और a0 प्लस ए, तो a0 का वैल्यू वहाँ से कितना है 20, a0 का वैल्यू कितना था, ये अलग आ गया स्लाइड, a0 का वैल्यू कितना था इस 19/29 जी, 19/29 जी, इस तरह से, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है हमारा 2g/29, 2g/29 इस तरह का है। तो हमें क्या चाहिए a0 माइनस ए, तो a0 माइनस ए कर लीजिए, तो 29 माइनस 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, a0 माइनस ए इक्वल टू 17g/29 और a0 प्लस ए करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए 21/29, 29 बच्चों 29 जी,
अगर यहाँ से दिख रहा होगा ए नॉट माइनस ए इक्वल टू 17, मतलब इन दोनों को सिंपल ऐड किया तो 19 + 2 कितना हो जाएगा इस 21, और 19 - 2 कितना होगा 17 जी। तो ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो पहले हम उसको म्यूट करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं इसका। तब तक इन मीन टाइम हम आंसर इसका चेक कर लेते हैं। 19/29, 17/29 और 21/29, हाँ यही सब सारा आंसर आ रहा है। तो ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ये वाला पार्ट आपको बाद में करना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए म्यूट करके चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा फिर इक्वेशन सॉल्व ऐसे किया गया है। इक्वेशन सॉल्व तो खैर मेरा मतलब फॉलो मत करिए कि ऐसे ही करना है, चलिए ठीक है कि यहाँ पर किया हुआ है तो आपको राइट डाउन करने के आपको माइंड मेकअप हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही करना है। आप अपना भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ से क्या करना कि उसको छोड़ देना मेरा, आप अपने क्या करना कि इसको करना और देखना कि 2-3 मिनट के अंदर आ जा रहा है, क्या नहीं आ रहा है तब जाकर देखिएगा इसका, तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसी का एक और पार्ट था बच्चों। इसमें क्या कह रहा था कि इसमें इसका एक पार्ट ये है कि बोला था कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर एम स्ट्राइक द पुली, 20 सेंटीमीटर का है कि द स्ट्रिंग ऑफ द मास अपर पुली टू एम, द स्ट्रिंग वही करे कुछ गड़बड़ी लिखा है इसमें, बोला है कि M1 M2 M3 ऐसा बोले, द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली इज टू M1 इज 20 सेंटीमीटर, ये वाला इसका ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कितने देर के बाद स्ट्राइक कर जाएगा, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट हाउ लॉन्ग। तो इसमें तो अब हम लोग माहिर हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन किया था ऐसा कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ऐसा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। एक्सेलरेशन कितने ले बच्चों, जी नहीं जी ऐसा मत करिएगा, जी कब होता था जब वो फ्री फॉल हो रहा है तब ना, ये तो कनेक्टेड विद द सम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग उसको खींच रहा होगा ना, तो कंस्ट्रेन है तो जो इसीलिए तो एक्सेलरेशन निकाले थे। इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, A0 इज दिस थिंग 19/29 जी, 19/29 जी आपको लेना होगा एक्सेलरेशन के जगह पे 19/29 जी। 9 से थोड़ा सा ऐसा जी इनटू टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए तो T²। तो इसको थोड़ा अपना कैलकुलेशन स्किल दिखाइए, 0.4 हो जाएगा और ये 29/19 आ जाएंगे और नीचे की तरफ 10 और T का यहाँ से जब आप कुछ करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू आएगा 0.25 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये इसका था कहानी। तो लोग अक्सर यहाँ पर भी आके गलती कर देते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन अब आप वीडियो देखने के बाद या लेक्चर सुनने के बाद आप ऐसा गलती नहीं करेंगे क्योंकि कंस्ट्रेंट है जी, भूल कर मत लेना। ये क्या है, कंस्ट्रेंट है, पुलिस को खींच रहा होगा ना तो उस एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे आया गया होगा तो इसीलिए तो ये चीज़ होगा। ठीक है, तो लिख लिए होंगे। अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। 29 नंबर में 29 नंबर में कुछ उसका बोल रखा है कि करेक्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज M2 is 2 kg, M3 is 3 kg, what should be the mass M so that remain at rest। मतलब इन रेस्ट का मतलब उसी का एक्सटेंशन है कि इसका मास कितना होना चाहिए कि A0 का वैल्यू 0 हो जाए। ये जो इक्वेशन लिखे थे ये 3 इक्वेशन को, जैसे कि इसमें A0 का वैल्यू तो T0 का वैल्यू 0 हो गया यहाँ से तो, और इसका वैल्यू -2 और इसका वैल्यू 3 मतलब कि A0 का वैल्यू रेस्ट में रखना है। तो उसमें कह रहा है तो तीनों इक्वेशन फिर से सब कुछ वैसा ही होगा, बस आप A0 का वैल्यू 0 कर दीजिए और वहाँ से उसका मास का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर 1 kg ले रखें तो इसको हम mg में कन्वर्ट कर देंगे। आइए आपके लिए फिर से उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो A का वैल्यू जैसे ही 0 हुआ तो चीज़ें फिर आसान होने लगेगा। इसको यहाँ पर मास m कह दिया और इस पुली वाले को यहाँ से जैसे 2 kg था और ये वाला 3 kg था, इस तरह का। तो ये अगर रेस्ट में है A0 का वैल्यू 0 और यहाँ से ये T, चलो T0 तो उसी से आपको थोड़ा T1 कर देते हैं इसको ऐसा।
तो यहाँ से अभी क्या होगा बच्चों, टी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू 0 है, मतलब रेस्ट में है, तो टी नॉट इससे नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, टी नॉट माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो टी नॉट इज इक्वल टू एम जी हो गया एक चीज़। इसके लिए लिखा जाए ओवरऑल तो ये लोग आपस में ऐसा कुछ कमाल कर रहे होंगे, ऊपर नीचे ऐसा जा रहे होंगे या हो रहे होंगे कुछ, तो इसका तो सिंपल फिर आपको लिख सकते हैं कि 3g माइनस टी वन इक्वल टू 3a, है ना, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे जा रहा होगा, ये रुका हुआ होगा, तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, t1 माइनस 2g इक्वल टू 2a, तो इन दोनों को ऐड करिए, t1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से g का वैल्यू कितना आ गया 5 है, तो a इक्वल टू g बाई 5, इसका ये वैल्यू हुआ, तो a का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमें वहाँ से, और टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t1, यही होगा, तो t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2g, मतलब कहीं भी इसको रख लो यहाँ से, t1 इक्वल टू 2g प्लस है, तो g तो g रहेगा, और यहाँ से एक a का वैल्यू g बाई 5 है, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई 5 इज 6 बाई 5, 6 बाई 5g ऐसा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 12 बाई 5 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 बाई 5 हो जाएगा क्या g, मतलब इसमें t1 का जो वैल्यू आ रहा है था, ये देखो t1 का जो वैल्यू था 12g बाई 5 था, तो इसका डबल अगर करेंगे तो 2t1 इक्वल टू 24 बाई 5 जी, तो वही मैंने लिखा था, तो g से g कैंसिल हो गया क्या, तो m का वैल्यू कितना आ गया 24 बाई 5, तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 4.8 kg, ठीक है। तो जैसे ही न्यूमेरिकल मतलब उसमें दिया और उसको रेस्ट में किया, तो a का वैल्यू हमें बता दिया, तो फिर उसका निकालना आसान था। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 29, तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर यहाँ से कुछ 30th। सो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, ओके सॉरी, ये तो कर ही लिया डिस्कस, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 30th। तो इसमें कह रहा है कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग सोन इन द पुली, द स्ट्रिंग आर द लाइट एंड द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। तो ये क्वेश्चन बच्चों, ये देखने में केवल ये लग रहा है बहुत आसान, आप बनाएंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज़ नॉट चेंज, तो टेंशन तो सेम ही रहेगा, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि 1g नीचे की तरफ जाएगा तो 10 होगा, 10 न्यूटन, और यहाँ से टेंशन t, और इसको जो पुल कर रहा होगा t, और वर्टिकल का तो कोई लेना देना है नहीं, वर्टिकल मोशन है नहीं, तो यहाँ से अगर इक्वेशन लिखें तो 10 माइनस टी इक्वल टू 1 है, यही होगा। ए से अगर ये नीचे की तरफ आ रहे होंगे ऐसा, तो ए से, और ये वाले इधर की तरफ आ रहे होंगे, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल 1 इंटू ए इनका भी, तो ये तो बस गेटिंग पुटिंग हो गया। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही पूछा था कैलकुलेट द टेंशन द स्ट्रिंग, तो टी इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू है, तो टेंशन इज द न्यूटन, सो इसका वैल्यू आ गया 5 न्यूटन। तो ये चीज़ हमारा आंसर ही आ गया, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक था, ये तो आप भी कर सकते होंगे मेरे बिना भी। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में, हाँ ये देखिए डबल पुली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर आ गए। क्वेश्चन नंबर 31 कर कि कंसिडर द सिचुएशन, इस तरह का है कि बोथ पुली एंड द स्ट्रिंग आर्स द लाइट एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, m का एक्सेलरेशन बताना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, ये क्लैंप है बच्चों, यहाँ पर लगा हुआ है क्लैंप, तो उसका बताना है। तो ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आपको पता होगा कि am वाला, अच्छा मान लीजिए कि 2m वाला अगर इधर अगर उसमें मोमेंट अगर x का होता है, तो स्ट्रिंग कितना रिलीज़ करना होगा, x और x ये होगा,
तो ये तो इनएक्सटेंसिबल है, तो ये कितना पास करेगा उधर की तरफ, यहाँ से 2x। तो बेसिकली ये 2a से नीचे की तरफ जा रहे होंगे और ये से इधर की तरफ आ रहे होंगे। समझ में आया क्या कि ये x अगर मूव किया होगा तो स्ट्रिंग इसका कितना रिलीज करना होगा, x और x 2x, तो नीचे कितना की तरफ खींचेगा 2x, तो यानी कि x में मूवमेंट होगा तो 2x, u फिर v होगा तो 2v, a होगा तो 2a, इस तरह से। बाकी फिर तो फ्री बॉडी डायग्राम पर है, इसका मास mg नीचे की तरफ और टेंशन t ऐसा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 2a, इस तरह का होगा। फिर इसको अगर देखिए कि अच्छा यहाँ पर एक जैसा है तो टी टी क्रिएट हो रहा होगा और यहाँ का टी डैश कह लीजिए, तो इसको पुल करने वाला जो 2m को जो पुल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो T1 ही होगा। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m इंटू ए, इस तरह का। तो T1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, T1 के जगह पे 2t लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू 2ma, इस तरह का। 2 से 2 को हटा दीजिए तो t इक्वल टू कितना हो गया ma, विजिबल है या मैं ही लिख रहा हूँ केवल, अच्छा ठीक है दिख रहा है। तो ये इक्वेशन आपका ऐसा मिला, दूसरा इक्वेशन आपको ऐसे मिला, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टी अपने घर चले गए होंगे और यहाँ से कितना हो गया होगा तो यहाँ से कितना हो गया इस 2ma और यहाँ से ma, तो 3ma और यहाँ से कितना हो गया mg। तो mg इक्वल टू इन दोनों को, ये दोनों बॉक्स को ऐड करिए तो t का वैल्यू वहाँ रख दो, तो 3ma हो गया, तो m से m कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों g/3 और 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2g/3। तो आ गया ना, हमें a और इसका पूछा था, तो 2m वाला कितने से होगा, राइट की तरफ जाएगा, g/3 से जाएगा, इसका a था, और दूसरा वाला m वाला 2a से जाएगा तो 2g/3 से, तो ये कितने से जाएगा नीचे 2g/3 से नीचे की तरफ, और ये वाला a से g/3 से इधर की तरफ। तो इस पार्ट का आंसर हुआ। तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, तो m के लिए पूछा था जो कि 2g/3 है। फिर पूछ रहा फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इसमें लेने की क्या बात है, t इक्वल टू ma है और a का वैल्यू हमारे पास g/3 है, तो t इक्वल टू कितना आ गया m इंटू g/3। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन, जहाँ पर मार्क किया हूँ t वाला, तो टेंशन उसमें है। t डैश का वैल्यू, यहाँ पर दूसरा स्ट्रिंग था जिसकी बात कर रहा है कि जहाँ पर ये t और ऐसे लग रहा था, तो T1 इक्वल टू कितना होता है 2t, क्योंकि वो पुली के लिए हमने इसको यूज़ किया ही हुआ है। T1 इक्वल टू 2t, कहीं लिखा नहीं क्या, अच्छा वो विजिबल था इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पर ऐसे T1 इक्वल टू 2t है, तो T1 इक्वल टू 2t, तो 2 इंटू टी का वैल्यू है हमारा mg/3, तो 2mg/3 आ गया, ये T1 हो गया। अब उसका देखिए 3 पार्ट कैलकुलेट द, तो टेंशंस तो आ गए, तो एक में आएगा mg/3 और दूसरे में आएगा 2mg/3। अब कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द क्लैंप, ये वाला क्लैंप कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, तो ये क्लैंप क्या फील कर रहा होगा, ये पुली से, क्योंकि पुली तो घूम नहीं रहा होगा, एक लोग इसको ऐसे खींच रहे होंगे और एक लोग इसको ऐसे खींच रहे होंगे, यही हो रहा होगा ना। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्लैंप जो है कुछ इस तरह से ऐसा फिक्स्ड है, तो ये टेंशन टी ऐसे लग रहा होगा और एक टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग वाला जो पार्ट होगा तो टी ऐसे लग रहा होगा, तो इसका नेट किधर लग रहा होगा इधर टी, तो बदले में इसको इधर खींच रहा होगा, एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, तो टी से इधर है, टी से इधर है, तो एक दूसरे पे 90 डिग्री होंगे, तो जो नेट इसका होगा, तो ऐसा वेक्टर में देख लिया था कि जब भी 90 डिग्री पे होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा a² + b² बस, और 2ab cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो हो गया 0, तो t² + t² कितना हो गया 2t², तो यहाँ पर कितना हो गया t√2। तो इसका जो नेट क्लैम्प पर जो लग कर आएगा, और टेंशन का वैल्यू कितना था वहाँ से बच्चों mg/3 का इसका √2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर था बच्चों, टी से था, और उसका रिजल्टेंट जो हुआ इक्वल टू mg/3 का √2, तो इसका थर्ड पार्ट का आंसर था ये। तो फटाफट इसको लिख लीजिए।
लिख लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन शोन इन अ फिगर, द ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड पुली एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट। तो फिर से वही होगा बच्चों, यहाँ पर ये हैंग्ड है ऐसे इसमें, तो ये देखिए ये वाला इसका फ्री एंड कह लीजिए, तो x से नीचे की तरफ गया तो फिर से कितना होगा x और x, तो 2x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2x। तो इसका मतलब m 2m वाला a से नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इधर कितने से जाएगा 2a से, बोलिए हाँ या ना, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। तो SC वर्मा SCB ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 2m का कितना होगा नीचे की तरफ 2mg ऐसा होगा, टेंशन कुछ इसको चलिए t बोल देता हूँ, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा t डैश, यहाँ पर पुली के लिए, ये पुली के लिए ऐसा अगर t डैश हो गया और यहाँ से इसका t डैश हो गया और नीचे की तरफ t है, तो 2t डैश इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो गया t ऐसा। तो अब इसका जब हम इक्वेशन लिख पाएँ तो क्या लिखेंगे 2mg माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ अगर आ रहा होगा तो देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, मान लेते हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू ए, यही होगा। ठीक है, अब उस वाले के लिए लिखे ये ऐसा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको कौन खींच रहा होगा, ये जो इसमें टेंशन होगा टी डैश जो ट्रांसमिट हो रहा होगा, और टी डैश इक्वल टू इस बार इसको लिख ही देते हैं 2t डैश इक्वल टू टी हो रहा होगा। तो यहाँ से इसका अगर लिखे टी डैश माइनस एम जी साइन 30 अलॉन्ग द, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप तो अब जान गए होंगे, एम जी साइन 30 डिग्री, तो एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल टू एम इंटू 2a इस तरह का होगा। एम जी अच्छा 30 डिग्री के वो लिख दिया, तो एम जी साइन 30 डिग्री ना, तो ये टी डैश के जगह पे यहाँ पर कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा, क्योंकि मतलब टी डैश की इक्वल टू t/2 एक ही इक्वेशन में लेकर आते हैं, और एम जी साइन 30 का वैल्यू इज mg/2 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया m इंटू 2a। तो इसमें क्यों ना हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये सब आसान हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा इस वाले इक्वेशन के लिए t माइनस एम जी इक्वल टू 4ma, और यहाँ से अगर करेंगे तो 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया mg इक्वल टू 6ma, तो m से m कैंसिल हुआ, तो a इक्वल टू कितना हो गया g/6। ठीक है, और यानी कि पॉजिटिव आया तो हम लोग बच गए, जैसा एजम्पशन लिया था वो वैसा ही है, तो a का वैल्यू g/6 है, तो 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों इस g/3 ऐसा। तो उसमें किसका किसका पूछा था कि ऑल फाइंड एक्सेलरेशन द ब्लॉक ऑफ द मास m के लिए बोला था, तो m का वैल्यू g/6 ऑफ द प्लेन, सॉरी m का वैल्यू 2a है, तो यानी कि ऑफ द प्लेन इज g/3, ये वाला 2a जो इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 34 वाला जो उसके 3 पार्ट हैं वो सब वैसे ही डबल पुली वाले हैं, तो आपको आसानी से इस कॉन्सेप्ट से आप जाइएगा, ऐसे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं, तो आप उसको ट्राई अपने से भी कर सकते हैं। तो और फिर उसके बाद अगर नहीं बनता है तब फिर आकर यहाँ पर वीडियो देखिए। ठीक है, तो आ जाइए, इस क्वेश्चन को आइए कर लेते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक ऑफ द फिगर विच इज द ऑल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक, ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। तो कह रहा है कि कितना उसका, या फाइंड द मास ऑफ m
इनका m कितना होना चाहिए, ये वाला मास m, कि ये हिले ना, यही बोला है कि ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस एंड प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग, मतलब ये स्लिप ना हो। तो ठीक है, तो मानते हैं कि इसमें कि ऐसा ए से नीचे की तरफ जाए, ये वाला, तो ये भी उधर जाएगा ऐसा एक्सेलरेशन से, तो इस पर क्या होगा कि फोर्स इधर लगेगा, स्यूडो फोर्स एम ए। इसके लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो इसका एम ए इधर एक पहले से ही मान लो कि एम ए इधर लगेगा, क्योंकि अगर एम ए इधर इसके लिए जा रहा है और उसमें मोशन नहीं हो रहा है, तो बाकी का जो इसका नॉर्मल फोर्स तो ऐसे लग रहा होगा, और साथ ही साथ क्या लग रहा होगा बच्चों, इसका एम जी। तो इसके इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, ये ऐसा कुछ हो रहा होगा, मतलब कि अगर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है और ये मूव ना करे तो एम जी साइन थीटा को मस्ट भी बैलेंस करने वाला होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा अगर देखेंगे थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका अलोंग द वेज, इसका ये एम ए का जो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम ए कॉस थीटा, ऐसा हो रहा होगा, और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि इसका अभी काम नहीं है, एम ए साइन थीटा। तो ब्लॉक अगर मूव ना करे, स्मॉल एम मूव ना करे, तो उसका वैल्यू क्या होगा, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यही होगा। तो एम से एम कैंसिल होगा, तो ए इक्वल टू जी बाई टेन थीटा। तो एक्सेलरेशन शुड भी कितना होना चाहिए, जी साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन हमें स्मॉल एम मूव ना करे तो कैपिटल एम पूछा है बच्चों। तो ठीक है, उसको भी निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये तो मतलब ये पता चल गया कि आप जो एम कैपिटल एम वाले वहाँ से हैं, इट विल बी गोइंग डाउन विद दिस एक्सेलरेशन जी इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो एम निकालना है, तो इनको अगर फ्री बॉडी डायग्राम इनका बनाते हैं, यहाँ से एम जी लग रहा होगा, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए का वैल्यू बाद में पुट कर देते हैं। और दूसरा कि इनको सिंगल सिस्टम मान लो, अल्टीमेटली इसको तो मूव होना ही नहीं है एम को, यही क्वेश्चन है ना। तो हमने उसका कंडीशन भी देख लिया कि ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उसको खींचने वाला कौन होगा, यही टेंशन होगा टी। तो टी इक्वल टू कितना होगा, एम डैश है, वो एम डैश है, एम डैश प्लस एम इंटू ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अब व्हेन द मोमेंट जैसे ही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ उस बच्चे को इसी बोर्ड पे। तो एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए, ऐसा ही होगा, सब ऐड हो जाएंगे। और हमें तो निकालना है क्या, इसके पीछे हम लोग हैं। हाँ, तो ए के जगह पे आप चाहो तो जी टेन थीटा अभी भी लिख सकते हैं, जैसे तो ये आ गया, तो ए के जगह पे चलो जी टेन थीटा यहीं पे पुट कर देता हूँ, या आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं अगले पेज पे वहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब उसको उतना ही रखते हैं। यहाँ से एम जी इक्वल टू कितना था, एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी टेन थीटा, मतलब एम ए था तो ए की जगह पे तो जी से जी तो इनका रोल गया, तो एम टेन थीटा प्लस एम डैश प्लस एम होगा। अब इस एम को इधर लेकर आ जाइए, तो 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा क्या, और यहाँ से एम डैश प्लस स्मॉल एम होगा। अच्छा, उनके साथ भी तो ए जी यहाँ से कैंसिल हुआ, तो इनके साथ भी तो टेन थीटा लगा हुआ है, ये वाला देखिए। तो एम टेन थीटा है तो वो भी तो है ही है, तो 1 टेन थीटा हुआ, तो एम इक्वल टू कितना आ गया, इंटू टेन थीटा। तो एम डैश प्लस एम इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ऐसा तो आंसर यही है, लेकिन एस सी वर्मा सर की बुक में टेन थीटा को ना लिखकर कॉट में लिखा है, तो टेन कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 बाई टेन थीटा एफ होगा तो कितना होगा, कॉट थीटा, और टेन थीटा बाई टेन थीटा इज 1 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ऐसा लिख दिया है, एम इक्वल टू एम डैश प्लस एम इंटू कॉट थीटा माइनस 1। तो ये इसका मास के लिए हुआ बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
और इसमें 34, 35 और ग्रेट मंकीज़ यहाँ पर हैं, और वो पुली वाला मैन जो अपने आप को कितना खींच के स्ट्रो उसकी में रख रहा है। तो उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रह रहे कुछ मेरे ख्याल से 34, 6 एंड 8 क्वेश्चन और रह रहे हैं बच्चे। तो उसको मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप देखते रहिए, और कोई डाउट हो तो पूछते रहिए, मैसेज करते रहिए, और आगे कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो एक बस उसमें 9 क्वेश्चन का एक सेट लूँगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश कर दूँगा। ठीक है, तो ये आप इसके ठीक नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद फ्रिक्शन स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक्स फॉर योर टाइम।